हमारे यहाँ एक कहावत है, औरत को ना दोष वसाई। यानी जो सामर्थ्यवान है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास शक्ति है, उसके किसी भी काम को आप गलत नहीं कह सकते। उसमें कोई दोष नहीं है, वो कोई गलत काम नहीं कर। इधर कुछ दिनों पहले यूएस ने दक्षिण अमेरिका के एक संप्रभु देश, सॉवरेन कंट्री वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, उसके कैपिटल सिटी के ऊपर बेसिकली। और वेनेजुएला के जो कैपिटल सिटी का मेन मिलिट्री एयरपोर्ट था उसके ऊपर अटैक किया, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन था उसके ऊपर अटैक किया। वहां के प्रेसिडेंट इस बिल्डिंग में रात में सोए हुए थे। उस बिल्डिंग के ऊपर एक प्रिसीजन स्ट्राइक करके उस बिल्डिंग पे अपने कमांडोज को उतारा और वहां से उनके प्रेसिडेंट को अगवा किया, उनकी वाइफ को अगवा किया और लेकर यूएस चले आए। यूएस में न्यूयॉर्क में उनको रखा, आगे कोर्ट में उनको फिर पेश किया और वहां से उनको जेल में भेज दिया गया। दरअसल ये जो पूरी कवायद है, ये करने की तैयारी बहुत महीनों से चल रही थी। बहुत महीनों से यूएस वेनेजुएला को समुद्र में घेर रहा था और लगभग चारों तरफ से घेर रहा था। लगातार वह बात भी कर रहा था कि किसी तरह वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उनको अगवा किया गया निकोलस मादुरो, वो किसी तरह वहां से सत्ता छोड़ के चले जाए। इसके लिए दबाव बनाने के लिए वहां की जो मुख्य विपक्षी नेता है उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, ताकि एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर बने निकोलस मादुरो के ऊपर। तो ये नोबेल पीस प्राइज हो या फिर एशिया में जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स है या इस तरह के जितने भी अवार्ड्स है जिनको आप नाम सुनते हो, अवार्ड्स हो, जितने तरह के इंटेलिजेंसिया के लोग हो, जितने तरह इंटेलिजेंसिया के रिपोर्ट्स आते हो, ये तो सारे के सारे यूएस डीप स्टेट के ही स्पॉन्सर्ड चीजें हैं। और उसके थ्रू वो लोग दुनिया को कंट्रोल करने का एक तरीका उनका ये भी है कि हर कंट्री में और सारी दुनिया के इंटेलिजेंसिया को कब्जा किया जाए। जब इंटेलिजेंसिया हमारे कब्जे में रहेगी तो वो हमारे फेवर की बात करेगी, तो लोगों के दिमाग में कहीं से तो एक उसका अल्टर इंफॉर्मेशन है, अल्टर जो उसका एक व्यू है, वो लोगों के दिमाग में आएगा ही नहीं। तो ये सारा तो प्रूवन फैक्ट है, इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही है कि नोबेल पीस प्राइज उनको इसीलिए मिला था। मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता कह लो, सरकार के खिलाफ जो आवाज है कह लो, उनको अभी नवंबर में ये नोबेल पीस प्राइज मिला था। और यूएस का जो वहां पर मिलिट्री डेवलपमेंट और मिलिट्री ऑपरेशन था वो उसके पहले ही सितंबर से ही शुरू हो चुका था। तो दिस वाज इनएविटेबल। अब ये अलग बात है कि जिस तरह से ये पूरा ड्रामा प्ले आउट हुआ है उसके बारे में एक पूरी तरह कंफ्यूजन है, पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कि ये आखिर हुआ कैसे, इसमें यूएस ने कुछ किया भी या इसमें बाकी बड़े प्लेयर्स थे, निकोलस मादुरो खुद इन्वॉल्व थे या उनके कंट्री के बाकी पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे, वी डोंट नो। बट जिस तरह से ये प्ले आउट हुआ है, जिस तरह से इजीली किसी कंट्री के, और ऐसे कंट्री के जिसको चाइना का बैकिंग था, कम से कम वहां के प्रेसिडेंट को तो चाइना की बैकिंग थी, रशिया की बैकिंग थी और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। ऐसा नहीं है कि, और वो एक तरह से ठीक है कि निकोलस मादुरो अपने लीडर ह्यूगो चावेज के मौत के बाद उनका डेप्यूटी थे और ह्यूगो चावेज ने खुद कहा था कि निकोलस मादुरो उनको सक्सीड करेंगे। जब वो अपने डेथ बेड पे थे उनको कैंसर हो गया था। तो ये बात ठीक है कि ये पता था, लेकिन वो वहां के लीडर भले चुने गए थे ह्यूगो चावेज, उसके बाद वो एक तरह से डिक्टेटर ही थे वहां। और डिक्टेटरशिप में ये है कि इतनी जल्दी भले वहां की जनता अपने लीडर से नाखुश हो, लेकिन लीडर का कंट्रोल ऐसा तो रहता है कि वो कम से कम विरोध करते, वो लोग कुछ करते, वो लोग कम से कम कुछ नहीं तो उनके फाइटर जेट्स, उनके प्लेन्स पीछा तो करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से ये एक चीज है कि इसके ऊपर बहुत शक है कि ये अमेरिका ने अटैक करके ही उनको अगवा किया है या इसमें उनके भी मिलीभगत है। पावरफुल लोगों का अपना अपना गेम है। हो सकता है कि यूएस अपना चेहरा बचाने के लिए ये चाह रहा हो कि हम इसको एक अटैक दिखाएं और वेनेजुएला ये चाह रहा हो कि हम इसको सरेंडर न दिखाएं। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। बट व्हाट्सोएवर जिस तरह से दुनिया के सामने ये चीजें आई हो उसको देखकर तो बहुत एक शर्मिंदगी होती है। जबरदस्ती, दादागिरी, गुंडागर्दी है। तो हम तो इसको इसी नजरिए से देख सकते हैं। दरअसल समस्या ये है कि समर्थ जितने सारे हैं दुनिया में, अब जो कंट्रीज हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनके आसपास कोई उनका विरोधी ना हो। रशिया नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में यूएस और यूरोपियन यूनियन, नेटो आके बैठ जाए। इसके लिए उसने पहले क्रीमिया को यूक्रेन से तोड़ा और अपने में मिला लिया। उसके बाद जब यूएस ने वहां पर फिर से क्रीमिया के तोड़े जाने के बाद वहां पर तख्ता पलट करवाया तो रूस ने यूक्रेन के ऊपर ही हमला कर दिया। पिछले 3 साल से 4 साल से वो लड़ाई अलग चल रही है। रशिया जिस तरह नहीं चाहता उसके आसपास कोई रहे, इसी तरह चाइना नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई और उसकी तरह मजबूत कंट्री रहे या उसके आसपास कोई ऐसा रहे जो उसको थ्रेट करे। लेकिन चाइना की जिस तरह से पावर बढ़ी है वो बहुत लेट से बढ़ी है, इसलिए वो कोशिश तो यही करता है कि अपने सारे पड़ोसियों को बुली करता रहे। लेकिन
उसकी जो पावर बढ़ी उसके साथ साथ उसके पड़ोसियों की भी पावर बढ़ी, और जितनी उसकी पावर बढ़ी उसके ही सापेक्ष उसके पड़ोसियों की भी पावर बढ़ी, और बाकी दुनिया के जो बड़े पावर्स हैं उन लोगों ने उसके पड़ोसियों को हमेशा सपोर्ट किया। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर भारत को लो तो भारत को यूएस में सपोर्ट किया। आज चाइना जो पावरफुल आपको दिखता है, इतना पावरफुल 1962 में नहीं था। भले भारत 1962 की लड़ाई चाइना से हार गया था, लेकिन 1967 में फिर रातुला पे एक स्कर्मिश हुआ था, मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हो। और उसमें इंडिया ने चाइना के 300 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था और कुछ नहीं कर पाया था चाइना। 1971 में इंडिया ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाया, और पश्चिमी पाकिस्तान के कहने पे चाइना ने धमकियां भी दी, लेकिन कुछ कर नहीं पाया पास चाइना। तो चाइना जो पावरफुल बना है उसके साथ साथ उसके काउंटर पार्ट्स भी पावरफुल बने, इसलिए वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, और वर्ल्ड पावर्स का बैकिंग हमेशा से चाइना के आसपास के पावरफुल कंट्रीज को रहता है, इसलिए चाइना कुछ खास नहीं कर पाता। बट रसिया ने तो किया ही, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और अपने सारे पड़ोसियों को धमकाता रहता है, और सारे पड़ोसियों से यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद सबसे पहले रशिया की लड़ाई 2006 में आई थिंक हुई थी उसके पड़ोसी से, तो वो सर्बिया के साथ हुई थी। इसी तरह रशिया ईशान्या के साथ ऑलरेडी लड़ चुके हैं, उसका एक प्रांत है ईशान्या के साथ, तो दो वास हुए हैं रशिया के। चाइना अपने पड़ोसियों के साथ अक्सर लड़ता रहता है, आप दौलत बेग ओल्डी में भारत के साथ, डोकलाम में भारत और भूटान के साथ, इसी तरह गलवान का क्लैश है। तो चाइना के अपने पड़ोसियों के साथ बुली करने के बहुत सारे केसेस हैं, और वो भी यही करता रहता है। आप देखिए ब्रिटेन कहाँ पर है, इंग्लैंड कहाँ पर है यूरोप में, और उसकी लड़ाई 1986 में अर्जेंटीना के साथ हुई थी, एक फॉकलैंड आइलैंड को लेके, जो साउथ अमेरिका के बगल में है, अर्जेंटीना के पास है। इनफैक्ट अर्जेंटीना उसको अपना पार्ट मानता है, तो उसको लेकर ब्रिटेन लड़ चुका है। इसराइल ने अपने आसपास सबको कंट्रोल कर लिया, उन्होंने गजा के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया, वेस्ट बैंक उनके पूरी तरह नियंत्रण में है। हिजबुल्लाह को लेबनान में मार के भगा दिया। उन्होंने एक तरह से हमास को भी यही कहा है कि तुम सरेंडर करो, और ट्रंप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदीया के साथ उनका पैक्ट हो चुका है, यूएई के साथ पैक्ट हो चुका है, तो अपने आसपास के सारे कंट्रीज को इसराइल ने भी दबाया है, और वो लगातार ये करता है। इनफैक्ट बहुत बड़ी आयरनी क्या है कि बाकी कंट्रीज तो अपनी नेशनैलिटीज पे चलते हैं, तो वो दूसरे को दबाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ रशिया चल रहा है, तो रशियन आइडेंटिटी दूसरी है, यूक्रेन की आइडेंटिटी दूसरी है, चाइनीज आइडेंटिटी दूसरी है, इंडियन आइडेंटिटीज दूसरी है। लेकिन जब पैन इस्लामिज्म की बात आती है, तो मुसलमान और मुस्लिम कंट्रीज तो अपने आप को मुस्लिम उम्मा मानते हैं। उसमें यमन के ऊपर सऊदीया अटैक कर रहा है, और उस पूरे के पूरे सऊदी अटैक को, पूरे के पूरे उस डिफेंस फोर्सेस को कौन हेड कर रहा है, तो पाकिस्तान का एक रिटायर्ड आर्मी जनरल रायन सरी। वहां पर तो मुसलमानों के ऊपर ही सऊदीया अटैक कर रहा है यमन में, और लोगों को मार रहा है। सारे कंट्रीज अपने आसपास कंट्रोल रखना चाहते हैं, और चूंकि यूएस और रशिया के बीच से हमेशा से एक कॉम्पिटिशन चलता रहा है, तो यूएस ने ताइवान को, जापान को रशिया पे कंट्रोल करने के लिए रखा। आज रशिया उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है, तो जापान को और ताइवान को चाइना के ऊपर कंट्रोल करने के लिए यूएस यूज करता है। और जब रशिया भी पावरफुल था, तो रशिया ने भी अपनी लड़ाई अपने गेट से हटा के यूएस के गेट पे ले जाने के लिए क्यूबा मिसाइल संकट, आपको पता होगा, बहुत बड़ा एक केस था। और उसके साथ साथ लैटिन अमेरिका के सारे कंट्रीज को रशिया सपोर्ट करता है। ये हमेशा से होता रहा है कि जो पावरफुल है वो अपने पावर को और ज्यादा कंसोलिडेट करना चाहता है, और अपने आसपास किसी को नहीं चाहता। इसी तरह यूएस का दावा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर और कोई कंट्री ना आए, और उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रहे यूएस का। अब न रसिया उतना मजबूत रहा, न कम्युनिज्म उतना मजबूत रहा। कम्युनिज्म तो लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में उतना नहीं है, लेकिन समाजवाद जो एक सोशलिज्म है वो है, और वो सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं यूएस के जो कैपिटलिज्म से लड़ता है, और यूएस के कैपिटलिज्म को गलत बोलता है। इसके लिए यूएस अपने आसपास के सारे कंट्रीज को कंट्रोल करना चाहता है, और वेनेजुएला इज वन ऑफ दैट। लेकिन दिस इज नॉट दैट सिंपल। दरअसल ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो सिर्फ यूएस की चौधराहट को बनाए रखने के लिए है। यूएस में करंट प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो जब सेकेंड टर्म में अपने आए, तो उन्होंने MAGA मागा का नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये उसी को इम्प्लीफाई करने के लिए, उसी को इम्प्लीमेंट करता हुआ दिखाने के लिए एक अटैक है वेनेजुएला के ऊपर। और एक तरह से ये सबकी मिली भगत ही है, लेकिन उसके थ्रू अपने जो पूरे वोटर्स है, उनके जो पूरे का पूरा यूनिवर्स है, उसको ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम लोगों ने मागा का जो नारा दिया था, उस नारे को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में चल रहे हैं। इसीलिए हम अपने आसपास कम से कम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सबको कंट्रोल कर रहे हैं। वेनेजुएला के ऊपर उन्होंने अटैक किया, वहां के प्रेसिडेंट को उन्होंने अगवा किया, और उसके साथ साथ में उन्होंने कोलंबिया, ब्राजील और जितने भी अपने लैटिन अमेरिका में उनके थोड़े भी उनके विरोधी हैं, उन सबको धमकी देना शुरू कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि दरअसल वो यूएस अपना पावर फिर से कंसोलिडेट करना चाहता है।
आज के डेट में यूरोप इतना पावरफुल तो रहा नहीं, वो तो पूरा का पूरा यूएस के बेसिस पे ही है, यूएस के दम पे ही जी रहा है। तो अब यूएस अपने आप को यूरोप के ऊपर भी पावरफुल दिखाने के लिए और अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को बढ़ा के वो यूरोप तक लाने के लिए, अपने पावर को दिखाने के लिए, वो ग्रीनलैंड का भी एक तुक्का छोड़ रखा है उन्होंने कि ग्रीनलैंड भी हमारा एक स्टेट होना चाहिए और हमें चाहिए ग्रीनलैंड, हमारे कंट्री के साथ मिल जाना चाहिए ग्रीनलैंड, और वहां एक नया बवाल क्रिएट कर रखा है एक तरह से अपने ताकत को दिखाने के लिए। आज के डेट में यूरोप रशिया से इतना दूर है या किसी भी एंटी यूएस पावर से इतना दूर है यूक्रेन के मसले के कारण कि पहले तो यूएस ने यूक्रेन के मसले पे यूरोप को रशिया से दूर किया और आज यूरोप के ऊपर एक अटैक की तरह बात करते हुए वो ये कह रहा है कि ग्रीनलैंड अब हमारा पार्ट होगा। अब डेनमार्क इस पे क्या करेगा, ईयू इस पे क्या करेगा, किसी की कोई बोलती नहीं निकल रही क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब यूएस ही जो रक्षक था वही अगर भक्षक बन जाए तो क्या करेगा ईयू। तो बातें आ रही है कि तेल, यूरेनियम, रेयर अर्थ, तो मिनरल्स, तो गोल्ड, इन सब चीजों के लिए ये सब कहने की बात है। दरअसल ये पूरी की पूरी लड़ाई चौधराहट की है, अपने डॉलर के कंट्रोल की है, अपने डॉलर को एक वर्ल्ड करेंसी बनाए रखने के लिए है और अपनी फिनेंशियल सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए। तो कम से कम कुछ नहीं तो अपने देशवासियों को, अपने वोटर्स को, अपने कंट्रीमैन को ये दिखाने के लिए तो जरूर है कि हमने जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था हम उसके ऊपर चल रहा है। यूएस ने पहले कोशिश की कि रशिया को दबा दे और रशिया यूक्रेन में एक पीस डील करवा दे। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव के समय दावा करते थे कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, वो रशिया को यूक्रेन के ऊपर अटैक करने से नहीं रोक पाए, और ट्रंप ये कहा करते थे कि मैं तो जिस दिन आऊंगा उसके अगले ही दिन रशिया के साथ मैं पीस डील करवा दूंगा। ये 1 साल होने जा रहा है ट्रंप के पावर में आने के, लेकिन वो कुछ नहीं करवा पाया। रशिया का अटैक लगातार यूक्रेन पे जारी है, यूक्रेन भी काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन वो लड़ाई चलती चली जा रही है। चाइना जो रियल में थोड़ा पावर है यूएस के अगेंस्ट, उसको वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इंडिया के ऊपर वो प्रेशर बनाना चाह रहा है ताकि इंडिया भी, पावर तो है, कम से कम लीडर तो दिखता है, G20 में इंडिया जाता है, G7 में इंडिया को स्पेशली बुलाया जाता है, ग्लोबल साउथ एक तरह से अपना लीडर इंडिया को मानता है। जब से भारत में G20 का सम्मेलन हुआ और उसमें अफ्रीकन यूनियन को एक कंट्री की तरह G20 का मेंबर इंडिया ने बनवाया, तो उसकी वजह से यूएस ये भी देख रहा है कि भारत भी एक उभरती हुई शक्ति है, कम से कम वैश्विक मंच पे भारत की भी बात सुनी तो जाती ही है, तो उसने भारत को दबाने की कोशिश की। भारत को दबाने के लिए वही है उसका पिट्ठू पाकिस्तान, उसके थ्रू उन्होंने दबाना चाहा। अब देखिए 20 जनवरी को ट्रंप ने शासन संभाला और 22 अप्रैल को भारत में पहलगाम में अटैक हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसके बाद ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने पीस करवाया, मैंने सीज फायर करवाया, और भारत ये मानने को तैयार नहीं है, तो ट्रंप के ईगो को हर्ट हो रहा है। तो भारत भी जब उनसे नहीं दबा तो अपने यूनिवर्स को, अपने सारे वोटर्स को मैसेज देने के लिए कुछ तो चूरन होना चाहिए, तो उन्होंने ये चूरन एक बनाया वेनेजुएला का, और वो अब अपने कंट्रीमैन को चटाने की कोशिश कर रहा है। यूएन के तो खैर कोई औकात ही नहीं है, कभी नहीं रही, यूएस के सामने कभी नहीं रही, और जब सब कंट्रीज ने ये देखा कि यूएन की सही में नहीं है, तो दुनिया में सारे कंट्रीज करते वही हैं जो उनको मन हो, और यूएन बैठ के भाषण देने का और तमाशा बनाने का एक अड्डा रह गया है, कुछ नहीं और उसके अलावा रह गया है। यूरोपियन भी कोई नहीं बोल रहा है, जो थोड़ा बहुत बोल रहा था, आपको याद होगा G20 की मीटिंग हो रही थी या G7 की मीटिंग हो रही थी, इसमें डोनाल्ड ट्रंप आए थे और एक दिन पहले ही वो वहां से चले गए क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे इजराइल और हमास के बीच इसके लिए करना है, और उनका मजा लेते हुए इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा भी था धीरे से इज गोइंग फॉर सीज फायर, कुछ ऐसा कहा था। तो यूरोप में फ्रांस जो थोड़ा बहुत यूएस को कुछ कहर सड़ाया है, उसको भी उन्होंने धमकाने से वो बाज नहीं आया, उनको भी कह दिया उन्होंने कि हम तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। और अब इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है कि फ्रांस में जो नेक्स्ट चुनाव होगा उसमें जरूर इमैनुअल मैक्रो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को हर्ट किया है उन्होंने। लैटिन अमेरिका तो खुद डरा डरा घूम रहा है, पूरा का पूरा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो डरा डरा घूम रहा है कि पता नहीं यूएस फिर किसके ऊपर इस तरह का अटैक कर दे, किसके राष्ट्रपति को, किसको कोई भी फर्जी आरोप लगा के। आरोप क्या लगाए थे मदुरो के ऊपर कि वहां की सरकार हमारे यहाँ पर ड्रग्स भेज रही है, और वहां के जो ड्रग्स वाले क्रिमिनल्स थे उन लोगों को आतंकवादी संगठन बनाया, उन्हें उनके ऊपर मिलिट्री का यूज किया जा सके। भारत भी ऑपरेशन सिंदूर करता है, भारत भी सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है आतंकवाद के विरुद्ध, तो कोई उसको कुछ कह नहीं पाएगा। यूएस को ये एक बहाना बनाया गया है। भारत का रिस्पॉन्स इसमें बहुत बैलेंस्ड है, हालांकि भारत का रिस्पॉन्स इतना तो क्लियर है कि वो यूएस को पसंद नहीं आएगा, लेकिन भारत ने एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स किया है, क्योंकि भारत भी जानता है कि हम भी जब करते हैं तो हमारे विरुद्ध भी कोई कहता नहीं है बहुत ज्यादा, तो हमें भी नहीं कहना चाहिए। कल को भारत को फिर इसकी जरूरत पड़े तो वो कैसे करे। भारत ने म्यांमार में ऑपरेशंस किए हैं, पाकिस्तान में किए हैं,
अभी कल को हो सकता है बांग्लादेश में करने की जरूरत हो। तो भारत ऐसा भी नहीं है कि एकदम एक्टिविस्ट बन के वेनेजुएला के साथ खड़ा हो गया है, और नहीं ऐसा भी है कि उसने यूएस का सपोर्ट ही किया है, क्योंकि भारत के जो इकोनॉमिक हित है वो वेनेजुएला के साथ बहुत ज्यादा नहीं थे। वेनेजुएलन ऑयल बहुत मार्केट में आ नहीं पाता है और इंडिया उनसे खरीद नहीं रहा था, 2018 के बाद से खरीद भी नहीं रहा था, ईरान से भी नहीं खरीद रहा था, रशिया से खरीद रहा है तो उसके ऊपर भी तकलीफ है। तो इंडिया भी बैलेंस में ही चले, जब वेनेजुएला के साथ उतने ज्यादा उनके संबंध नहीं है तो काहे के लिए फैंडम बनने का। इसलिए इंडिया ने बहुत बैलेंस्ड रिस्पॉन्स दिया है। हम इंडिया और इंडिया के थ्रू पूरे ग्लोबल साउथ को अपने पीछे लाना चाहते हैं, क्योंकि कम से कम थर्ड वर्ल्ड में तो P5 है, जो पावरफुल 5 है मिल्टो वाले यूएन में, या फिर जो G7 के कंट्रीज हैं, जो G20 के कंट्रीज है, उसमें चाइना तो प्रूवन है एंटी यूएस, रशिया प्रूवन है एंटी यूएस, बाकी बचता है भारत। तो भी किसी गुट में नहीं रहा, लेकिन फिर भी चूंकि किसी गुट में नहीं रहा और सबके भले की बात करता है, कोविड वैक्सीन दुनिया के सारे कंट्रीज को अवेलेबल कराता है, उन कंट्रीज को देता है जो यूएस के महंगे वैक्सीन खरीद नहीं सकते लेकिन उनको जरूरत है। तो एक तरह से भारत की अपनी इमेज है और उसके थ्रू वो यूएस अब चाहता है कि पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ उसके तरफ आए, पूरा थर्ड वर्ल्ड उसके पीछे आए। अब थर्ड वर्ल्ड में पाकिस्तान भी है जिसको पैसे देख के कभी भी नचा सकता है यूएस, लेकिन बाकी कंट्रीज भी तो है दुनिया में जो पैसे के बेसिस पे उनके पीछे नहीं आता है, तो उनको भी चाहता है वो कंट्रोल करे। अरे G20 में है P5 जो यूएन में वीटो पावर वाले 5 कंट्रीज है, उसमें लगातार दावा कर रहा है, G7 में लगातार बुलाया जा रहा है, पढ़ तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जो नए नए फेवरेट जनरल है, उन पाकिस्तानियों ने उनको सिखा दिया कि हिंदू तो बिजनेसमैन है, तो टैरिफ लगा दिया उन्होंने, और टैरिफ से भी जब भारत के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है तो उन्होंने बयान भी दे दिया कि मुझे खुश करना जरूरी है, मुझे खुश करने के लिए रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया। हालांकि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना कम किया, इसकी वजह सिर्फ टैरिफ नहीं है, लेकिन ठीक है, सबको बैलेंस करके चलना ही अच्छा है। कौन सा ऐसा है कि हम किसी के एक के लिए एक्टिविस्ट बन जाए, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। और इंडिया रशिया फ्रेंडशिप भी इतनी पुरानी और इतनी गहरी है कि इसकी जरूरत नहीं है कि उसके लिए किसी दूसरे के साथ इंडिया अपने रिश्ते खराब करे। वर्ल्ड जो रिलेशंस है वो तो ऐसे ही चलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। दरअसल बात यह है कि मल्टीपोलर दुनिया बन रही है, यूएस की चौधराहट खत्म हो रही है, डॉलर डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, हर एक कंट्रीज अब बिजनेस के बदले गोल्ड में, ऐसी कंट्रीज जो है ब्रिक्स जैसे जो ग्रुप है, ये लोग अपनी एक करेंसी लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो इन सब से कहीं ना कहीं यूएस को डर था, तो एक तरह से अपना पावर बस कंसोलिडेट करने के लिए, अपने आप को री पावरफुल दिखाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा ऑपरेशन किया है। डीप स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट जो यूएस का है, जो भारत में भी फिल्मों में कहा जाता है ना कि सरकार वाले उनकी वो सिस्टम तो आ रहा है, ट्रम्प डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट के व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके आसपास जितने लोग हैं उनके ऊपर तो वो सिस्टम काम करता है, उसका प्रेशर काम करता है। ट्रम्प अभी सेकेंड टर्म यूएस प्रेसिडेंट है और अब शायद वो नहीं बन पाएंगे यूएस प्रेसिडेंट। उनके आसपास जो लोग हैं उनका तो भविष्य है, वो तो यूएस प्रेसिडेंट बन सकते, तो उन लोगों के ऊपर तो प्रेशर करता है। तो उसी की बदौलत थोड़ा सा डीप स्टेट ने अपना एक पावर दिखाने की कोशिश की है। और अगर डीप स्टेट की बात ट्रम्प न माने, अगर इस तरह के कोई एक्टिविटी न करे, एक बहुत बड़ा ये मैटर नहीं है, लेकिन इसके अलावा बाकी बिजनेस हित तो है। और सबसे बड़ी बात है कि यूएस की चौधराहट बची रहे, डॉलर बचा रहे, इसके लिए कुछ तो डीप स्टेट करेगा। तो उन्होंने एक तरह से ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर किया और ट्रम्प को भी अल्टीमेटली उन अपने सारे वोटर्स को खुश रखना है, क्योंकि अगर वो वोटर्स उसके साथ खुश नहीं रहे, डीप स्टेट उनके साथ खुश नहीं रहा, तो वो डीप स्टेट जो यूएस बाकी कंट्रीज में जाके रिजीम चेंज करता है, तो डीप स्टेट अपने कंट्री में कुछ ऐसा तो कर ही सकता है। और ट्रम्प थोड़े से कमजोर नहीं हुए, उनको तो इम्पीच करने के लिए बैठे हुए हैं सब यूएस में भी, उनके केसेस इतने सारे हैं कि वो कभी भी इम्पीच हो जाएंगे। तो ट्रम्प ये भी चाहते हैं कि किसी तरह वो अपना सेल भी कर ले, अपने सारे के सारे 4 साल को वो अच्छे से सेल कर ले और अपने वोटर्स को वो खुश रख सके। खेल का खेल बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हेल्थ सिक्योरिटी यूएस को अभी भी है, वो जो यूएस का ऑफशोर प्रोडक्शन है वो हमें लगातार बढ़ता जा रहा है। और वेनेजुएला के पास फर्स्ट रैंक का प्रूवन रिजर्व है, वो ठीक बात है, लेकिन यूएस की जरूरत के लिए तो उसके पास मिडिल ईस्ट में इतने सारे केसेस है कि यूएस आराम से अपना जो भी जरूरत है पेट्रोल का या जो भी जरूरत है तेल का, वो तो पूरा कर सकता है। सऊदी उस पर डिपेंडेंट है, कुवैत उस पर डिपेंडेंट है, तो कि अदर कंट्रीज जो है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए तेल का खेल ये नहीं लगता। लेकिन यूएस को ये जरूर डर है कि चाइना, रशिया, इंडिया, इस तरह के कंट्रीज मेरे लिए चैलेंज बन सकते हैं, चैलेंज बन रहे हैं। तो इन सबको एक दिखाने के लिए, इन सबको एक अपना पावर बताने के लिए, जो यूएस के पड़ोस में कोई उसका विरोध कर रहा है उसको तो कंट्रोल करना जरूरी था,
क्यूबा नेक्स्ट हो सकता है कि क्यूबा को भी कंट्रोल कर ले। हालांकि क्यूबा हो या वेनेजुएला हो, वो दुनिया के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता, इसलिए क्योंकि यूएस सैंक्शन की वजह से, लेकिन कोई फर्क असल में तो नहीं डालता। इसलिए अगर वहां पर रिजीम चेंज होता भी है, यूएस का पावर कूक होता भी है, तो बाकी कंट्रीज जो उसके चैलेंजेस है जिनसे यूएस को सही में डर है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला। यूएस सब जगहों पे रिजीम चेंज का ट्राई कर रहा है, रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, कर तो रहा है वहां भी, लेकिन वहां कर नहीं सकता क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में वो ट्राई कर रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा है कि भारत में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। खबरें तो यहाँ तक आई थी कि वो हत्या जैसी चीजों पर भी आ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री के साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती थी शायद, इसीलिए आपको याद होगा वो घटना जिसमें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ माननीय प्रधानमंत्री उनकी कार में गए थे एक सम्मेलन में। तो यूएस का फ्रस्ट्रेशन ये ज्यादा दिखाता है ये एक्शन। ये कुल कवायद इसलिए है क्योंकि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रंप जो है वो खुद को और यूएस को एक पावरफुल कंट्री दिखाना चाहते हैं, साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि वर्ल्ड उनको सीरियसली ले, वर्ल्ड ये माने कि अभी भी दुनिया यूनिपोलर है, यूएस ही उसकी धुरी है, यूएस जिसको चाहेगा जो चाहेगा वो कर सकता है अपने पावर को दिखाने के लिए, अपने गिरते डॉलर को, अपने गिरते फिनांसेस को और अपने गिरते वजन को बढ़ाने के लिए ही ये सारी की सारी कवायद है। मेन बात यही है कि ये जो ऑपरेशन दिख रहा है इतना सीधा ये ऑपरेशन है नहीं। एक बात ये लगभग तय है कि मदुरो को अरेस्ट नहीं किया या अगवा नहीं किया, उन्होंने भी सरेंडर ही किया है। उनका सरेंडर दुनिया को ना दिखे इसलिए अरेस्ट का नाटक किया गया और यूएस को एक बेकार की लड़ाई में ना उलझना पड़े, यूएस बहुत बड़ा अटैकर ना दिखे, इसके लिए उसने भी बहुत बड़े पैमाने पे कोई अटैक नहीं किया, कोई बहुत बड़ा रिजीम चेंज नहीं किया और जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यूएस ने अपने आसपास की कंट्रीज को ऐसा दबा के रखा है, और वेनेजुएला हो, क्यूबा हो, इन पे इतने सारे सैंक्शंस लगा के रखे हैं कि इकोनॉमी ऐसे ही डेड है। लोग वेनेजुएला की बहुत ज्यादा खुश नहीं, लोग ज्यादा खुश नहीं है, इसका मतलब है कि यूएस एक तरह से हार ही गया है, क्योंकि यूएस कोशिश तो यही कर रहा है कि वहां रिजीम चेंज की, लेकिन लोग तो वहां पर मदुरो को जाने के बाद भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, बहुत ज्यादा सड़कों पे नहीं है। शायद वहां की पब्लिक उनके साथ ना हो यूएस के, और निश्चित तौर पर वो दिख तो नहीं रही है, लेकिन मदुरो के रहते, यूएस सैंक्शंस के रहते कंट्री की हालत खराब हो रही थी, मदुरो सुधार नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा हो कि चलो अब अपन निकल लेते हैं यहाँ से, कंट्री सुधर जाए। तो यूएस ने भी कहा हो कि आप निकल लो, आपके रहते कुछ होगा नहीं और हम अटैक करके तो कभी भी आपको हटा देंगे, और ये मदुरो भी समझता है। इसलिए दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है ये कि मदुरो ये दिखे कि मदुरो को अरेस्ट किया गया है, अगवा किया गया है, और यूएस का भी काम हो जाए कि वहां पर एक तरह से रिजीम चेंज भी हो जाए। और रिजीम चेंज का भी ऐसा कुछ तो अब नहीं आ रहा है, उन्होंने पहले कहा था कि वे रन वेनेजुएला, और अब वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने ही पावर, उनको ही पावर मिल गया है, एक्टिंग प्रेसिडेंट वही है, वो ये कह भी रही है कि मदुरो ही हमारे प्रेसिडेंट है, और यूएस ये भी कहता है कि उनके साथ काम अपन कर सकते हैं। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, और पूरा का पूरा इस ऑपरेशन के पीछे उद्देश्य बस यूएस का यही है कि उसकी चौधराहट को दुनिया माने, उसको फिर से सीरियस ले, क्योंकि जिस तरह के लीडर्स पिछले कुछ समय से यूएस में आ रहे हैं, और मुझे तो याद है जब से मैंने होश संभाला है, मैंने बिल क्लिंटन को देखा है जिनके ऊपर मोनिका लेविंस्की वाला केस लगा था और उसके बाद उनकी बंद पिटी थी, जॉर्ज बुश को देखा जिन्होंने ये कहा कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, और उनके ऊपर इतना बड़ा हैक कर दिया 9/11 जैसा। उसके बाद बराक ओबामा आए, उस समय इंफॉर्मेशन, बराक ओबामा तक इंफॉर्मेशन का ऐसा डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो इंटेलिजेंसिया थी, जिसको डीप स्टेट ही कंट्रोल करता है पूरे वर्ल्ड के इंटेलिजेंसिया को, वो थोड़ा उनको सीरियस बनाते रहती थी। बराक ओबामा होप बोला उन्होंने और उनको नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। तो लोग यूएस प्रेसिडेंट्स को पिछले कुछ समय से सीरियसली ले नहीं रहे, इसलिए ये यूएस को सीरियस कंट्री, यूएस प्रेसिडेंट को सीरियस, उनकी इज्जत, उनका वजन दिखाने के लिए ये पूरी की पूरी कवायद की असलियत तो यही है कि यूएस का डाउनफॉल इनएविटेबल है, वो तो होना ही होना है। उसके अगेंस्ट कौन सा आएगा कंट्री ये प्रूवन नहीं है, और आज जैसी स्थिति है कोई एक कंट्री आने वाली भी नहीं है। मल्टीपोलर वर्ल्ड तो बनना ही बनना है। यूएस आज है, डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर ले, लेकिन कल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि समृद्ध को न दोष को साई, हमारे यहाँ एक कहावत है। इसी तरह हमारे यहाँ एक ये भी कहावत है कि मनुष्य होत न होत है, समय होत बलवान, हिलन लोटी कोपिया, वही अर्जुन वही बात।